गुड मॉर्निंग, सुबह खैर, खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ और जनाब आप देख रहे हैं अपना प्रोग्राम जागो लाहौर, जिसमें आप लाहौर शहर की खबरों के अलावा अपने रोजमर्रा मामूलात और दिलचस्पी के मौज़ूआत पर एक्सपर्ट्स की राय भी जान सकते हैं। और हमारे प्रोग्राम का मकसद ये होता है कि हम आपको खबरों के अलावा उन तमाम टॉपिक्स पर भी एजुकेट करें जो आपके लिए, हमारे लिए और हमारे मुआशरे के लिए बेहद ज़रूरी होते जा रहे हैं। क्योंकि हम बतौर कौम वैसे तो बहस मुबाहसे के शौकीन हैं ही हैं, लेकिन अमूमन देखा जाता है कि लोग इन्फॉर्म्ड डिस्कशन करने के बजाय इधर उधर की सुनाई देते हैं या सुनते रहते हैं और बातों को हकीकत समझकर आगे भी फैला देते हैं, जिससे हमारे मुआशरे में इंतशार बढ़ता जा रहा है। तो जनाब दूसरों की बातों पर तवज्जो देने की बजाय हकाइक को जानें और उस पर रिसर्च करें कि जो हम सुन रहे हैं सोशल मीडिया या व्हाट्सएप पर जो हमारे फॉरवर्डेड मैसेजेस होते हैं उनको तहकीक के बगैर सच ना माने। तो ये आज की ज़्यादा मेरे ख्याल से आजकल जो चल रहा है कि हम किसी भी चीज़ को सच मानकर उस पर रिसर्च नहीं करते, उसके बारे में तहकीक नहीं करते और आगे फैला देते हैं, ये हमें नहीं करना चाहिए। पर आज जो मेरे ख्याल से हमारा और मेरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट आज जो टॉपिक रहने वाला है वो दांतों के हवाले से रहने वाला है और उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि क्या क्या आप दांतों की सेहत के हवाले से कर सकते हैं, घर पे बैठ के किस तरह आप अपने दांतों को सेहतमंद बना सकते हैं। और इसके अलावा भी बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपकी डेली रूटीन के हिस्से में पाए जाते हैं और उन पे आज हमने आपकी मदद भी करनी है और आप पर उस पे सोल्यूशन भी आपको देने हैं। तो ये आज चीज़ें हैं जो हमने डिस्कस करनी है, लेकिन अभी हमने पहली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। और जैसे मैं बात करी थी दांतों के हवाले से, तो दांतों की सेहत के बारे में आज हमने आपको बताना है। तो कहते हैं कि जान है तो जहान है, और कुछ जान बनानी है तो अच्छा और हेल्दी खाना होता है। अगर इस खाने को सही तरह चबाने के लिए दांत ही ना होंगे तो सेहत कैसे बनेगी। इसलिए आज हमने आपके लिए सेगमेंट डिज़ाइन किया है ताकि आपको हम लोग बताएं कि आप अपने दांतों और मसूड़ों को कैसे तवील अरसे तक सेहतमंद रख सकते हैं। वो कौन सी तबाहकुन आदत हैं जो आपके दांतों को बर्बाद करती हैं, और वो कौन सी डेली रूटीन है जो इसको आप अपनाकर मजबूत और चमकदार दांत भी पा सकते हैं। और अगर आपको दांतों का कोई भी मसला दरपेश आ जाए तो आपको कौन से ट्रीटमेंट्स करवाने चाहिए, इस हवाले से हमने बात करनी है डॉक्टर सलीमा नवीद मांझी से, जो एक वेल नोन डेंटिस्ट भी हैं और अपनी फील्ड की माहिर भी हैं। तो डॉक्टर सलीमा को हम वेलकम कहते हैं अपने शो में। डॉक्टर सलीमा, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप किस तरह? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर सलीमा, जैसे कि हम सुनते आ रहे हैं, अपने बड़ों से भी सुनते हैं कि पहले के ज़माने में दांत बहुत ज़्यादा मजबूत होते थे, तो अब के ज़माने में हम देख रहे हैं कि हर दूसरे बंदे को दांतों का मसला आ जाता है, कोई भी मसला हो। तो हमारा लाइफस्टाइल ऐसा क्या चेंज हो गया है जिसकी वजह से हम इन बीमारियों का शिकार होते जा रहे हैं? अच्छा, सबसे पहली बात तो ये कि जाहिर सी बात है, अभी जो 1.5-2 साल का अरसा रहा हमारे साथ, वो कोविड भी हमारे साथ चलता हुआ आया। लोगों के जो अपॉइंटमेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा लेसर हो गए टूवर्ड्स द डेंटिस्ट, क्योंकि 6 मंथ्स में या फिर 1 ईयर में बहुत सारे पेशेंट्स जो थे वो जाते थे, विजिट करते थे अपने डेंटिस्ट को। मैं कहूँगी कि इस दौरान जब वो घर में रहे तो ऑफ कोर्स सेडेंटरी लाइफस्टाइल में वो मुब्तला हो गए। फॉर एग्जांपल ईटिंग हैबिट ज़्यादा इंक्रीज हो गई और वो क्लीननेस की तरफ इतना फोकस नहीं रहा। और जब आप घर में बैठे रहते, कोई एक्टिविटी में अगर ना हो तो जाहिर सी बात है ईटिंग हैबिट आपकी इंक्रीज होती है। फिर बहुत सारे लोगों को हमने देखा, रिसर्च भी कहती है कि इस कोविड के टाइम पे डिप्रेशन लोगों का बहुत इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से ईटिंग हैबिट फिर भी और इंक्रीज होती लगी। तो मैं कंपैरिजन ये करती हूँ कि जब डेंटल हैबिट्स आपकी उस टाइम से इस टाइम पे अगर हम कंपेयर करें तो उस टाइम के लोगों की एक खालिस ग़िज़ा थी, प्योरिटी के साथ, मैं कहूँगी क्लीननेस और सारी चीज़ें एक साथ चल रही थी। अभी की हमें मिक्स डाइट, सेडेंटरी लाइफस्टाइल्स बहुत ज़्यादा हैं। फॉर एग्जांपल हम कोई भी चीज़ लेते हैं, ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि प्रिजर्वेटिव्स वाली हम ले लें। हम कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, हम मेहनत नहीं करना चाह रहे होते हैं फूड मेकिंग पे या मैं कहूँगी कुकिंग के ऊपर। जो बच्चों के अंदर भी मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग पैकेट वाले पैक फूड्स पे ज़्यादा जाते हैं। तो आई थिंक ये हमारी खुद की तरफ से भी जो है वो स्टार्टिंग स्टेज से ये गलती है जो हम उस पर नहीं एडमिट करते। सो येस, आपकी बात से हमारी डाइट, हमारा न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा इसमें जो है वो रोल अदा करता है। और उस टाइम के लोगों में मैं कहूँगी उस टाइम पे मिसवाक भी किया करते थे। और मैं कहूँगी लोग वहाँ पे उस टाइम पे डेंटोनिक, आपने देखा होगा कि वो एक पाउडर होता है जिससे वो इतने सालों तक उनके दांत नहीं घिसे। लेकिन अब वही लोग अगर अपने दांतों पर वो पाउडर वाला पेस्ट अगर इस्तेमाल करते हैं तो एबरेशन
जो कि एक पैरा फंक्शनल हैबिट है, उसमें मुब्तला हो जाते हैं। अच्छा। सो बिकॉज हमारी ऑलरेडी इनामल जो हमारी फर्स्ट लेयर ऑफ टीथ होती है वो इतनी वीक हो चुकी होती है कि अब उसमें इतनी जान नहीं होती कि वो उस चीज़ को एडहेयर करे। सो विद टाइम इतना ज़्यादा चेंजेस आ गया है हमारी ग़िज़ा और हमारे लाइफस्टाइल के अंदर। आई थिंक दैट हैज़ द रोल। तो डॉक्टर सलीमा, सबसे कॉमन जो मसाइल हैं वो कौन से होते हैं जिनको लेकर मरीज आपके पास आते हैं दांतों के? सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि अभी तक हमने ब्लीडिंग गम्स की बहुत ज़्यादा पेशेंट्स को देखा होगा। ब्लीडिंग गम्स के साथ आ रही हूँ, केरीज के साथ बहुत आते हैं कि कीड़ा लग जाना बहुत जल्दी। बिकॉज जब शुरू में हमारे पास केस आता है तो हम इनिशियल कहते हैं उसको कि हम केरीज को फिल करके उसे ठीक कर सकते हैं। लेकिन जब आप बहुत लापरवाही कर रहे होते हैं और आप कहते हैं नहीं ठीक है, कुछ भी नहीं है, क्यों पैसे खर्च करें। नो डाउट डेंटल फील्ड इज क्वाइट एक्सपेंसिव, बट इट शुड बी डन प्रॉपरली ऑन टाइम। तो फिर वो आपका एक्सपेंस कम रहता है, मतलब आगे आपको इतना खर्चा नहीं करना पड़ता। होता ये है कि फिर लोग जो हैं वो उस चीज़ को इग्नोर करते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो रूट कैनाल का केस बन जाता है, एंड दैट एक्चुअली कॉस्ट यू अ लॉट ऑफ मनी। तो एक तो केरीज का इशू है। जहाँ तक ब्लीडिंग गम्स का है, तो ब्लीडिंग गम्स का सबसे बड़ा एक रोल मैं बताऊंगी, कोविड से अगर लिंक में भी लूँ, वैसे भी अगर हम देखें तो हमारे मुंह के अंदर एक एंजाइम होता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ठीक है, जो कि एक प्रोटीन रिसेप्टर होता है। उसका ये एक रोल होता है कि वो अपने वायरस, जैसे कि मैं कोरोना वायरस की बात करती हूँ, कोविड की, कि उसके अंदर जो है वो वायरस की एंट्री इजीली अपने मुंह के अंदर कर सकता है। फॉर एग्जांपल हम कहते थे ना कि मुंह के अंदर आप डिस्टेंस रखें या मास्क पहने, वो एक रीज़न यही था कि उस प्रोटीन रिसेप्टर की वजह से वायरस की एंट्री इजी हो जाती थी हमारे मुंह गम्स के थ्रू और फिर हमारी बॉडी के अंदर चली आती थी। इसलिए हम प्रॉपर्ली कहते थे कि अपनी ओरल हाइजीन को मेंटेन करें, क्योंकि अगर आपकी बैड ओरल हाइजीन होगी तो आपका एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम हाई होगा। तो यानी कि इस हार्मोन या एंजाइम का रोल है हमारे एक मुंह के साथ भी, हमारी ओरल हाइजीन के साथ भी। अब बात की मैंने आपके जो है गम ब्लीडिंग्स के साथ, जब आपके ये एंजाइम इंक्रीज है या आपके बहुत सारी और बैड ओरल हाइजीन है, तो उसमें पेशेंट्स को देखा गया है कि सबसे ज़्यादा प्लाक कैलकुलस का वहाँ पे प्रेजेंटेशन होता है, और पेशेंट बदबू के साथ, गंदगी के साथ, छोटे छोटे दांतों के हिस्सों में जो है वो पत्थर जैसे एक मैं कहूँगी प्लाक कैलकुलस जमा होते हैं, ब्लैक एंड येलो कलर के, और उससे बदबू पैदा होती है पेशेंट्स के अंदर। तो हम ये हमेशा ये कहते हैं उनको कि आप जो 6 मंथली अपनी स्केलिंग करवाया करें, क्लीननेस करवाया करें। और बहुत सारे पेशेंट्स के अंदर ये मिथ्स भी है जिसको हमें डीबंक भी करना चाहिए कि लोग कहते हैं कि हमारे जो है वो दांत बहुत कमजोर हो जाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वी जस्ट मूव दी स्केलर, जो हम स्केलर होता है आपके सारे उस प्लाक कैलकुलस की तरफ मूव करते हैं। अच्छा। और इस तरह आपकी क्लीनिंग होती है। तो जितना आप फॉरन से क्लीननेस या क्लीनिंग के बाद आप प्रॉपर ब्रशिंग एंड करते हैं माउथ वॉश, तो कभी भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी वापस से कि आप 1 साल 1.5 साल बाद गैप दे सकते हैं स्केलिंग के लिए। लेकिन वंस आपकी क्लीनिंग हो गई है तो माउथ वॉश एंड पेस्ट का इस्तेमाल आपने प्रॉपर करना है। दैट इज की ऑफ दी सक्सेस। लेकिन वो जो एक मिथ है कि जो दांतों की जो फर्स्ट लेयर है वो कमजोर हो जाती है, ये दांत हमारे कमजोर हो जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है ना? उसका लिंक मैं कहूँगी पैरा फंक्शनल हैबिट से ज्यादा है बनिस्बत स्केलिंग से, क्योंकि स्केलिंग तो आपकी गम से दांतों की तरफ जाती है, वो आपको सिर्फ क्लीननेस करवाती है जो आपकी प्लाक कैलकुलस की तरफ। लेकिन जो अगर मैं बात करूँ आपकी वही वाली बात, जो अगर घिस जाते हैं दांत, एनामल आपका बिल्कुल इबरेट हो जाते हैं, वो इबरेशन एक प्रोसीजर होता है, या मैं कहूँगी पैरा फंक्शनल हैबिट होती है। वो होती किस तरह है कि जब बहुत फास्ट फास्ट ब्रश करते हैं तो पेशेंट्स जो है वो ये सोचते नहीं कि वो कितना अपने दांतों पे जोर दे रहे हैं, और उससे क्या होता है वो डेली हैबिट आपकी होती है, और 2 दफा आप दिन में कर रहे होते हैं, तो वो इतना फास्ट और इतना प्रेशर देते हैं, तो एक दांतों को, टंग को, हर चीज का एक प्रेशर मिल रहा होता है। उससे क्या होता है आपके दांत जो है वो घिस रहे होते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है कि आप सेंसिटिविटी का शिकार हो जाते हैं। तो ये भी पेशेंट्स में हम कहते हैं कि आप जो है वो सॉफ्ट ब्रशिंग ले, सॉफ्ट ब्रश यूज करें, सबसे बड़ी रिकमेंडेशन हमारी ये होती है। और सॉफ्ट ब्रश से आप राउंड ब्रश करें, हॉरिजॉन्टल नहीं करना। आधी अवाम हमारी हॉरिजॉन्टल करती है। इट शुड बी राउंड और गम से दांतों की तरफ, सो दैट आपका सबसे पहले ऊपर का पार्ट क्लीन हो जाए, फिर आप लास्ट में नीचे का करते हैं, और फिर एंड में आप टंग को करते हैं। सो ब्रीदिंग भी आपकी नॉर्मल हो गई, साफ हो गई, दांत भी आपके क्लीन हो गए। दैट इज। तो कितनी देर बाद हम लोगों ने, जैसे आपने कहा कि स्किलिंग करवानी चाहिए, कितनी देर बाद ऑलमोस्ट करवा लेनी चाहिए हमें? अगर मैं थ्योरेटिकली बताऊं तो कहते हैं 6 मंथ्स के बाद, लेकिन मैं अपने पेशेंट्स को रेकमेंड करती हूँ कि अगर वो बहुत अच्छा उसके बाद स्केलिंग के बाद अपनी ओरल हाइजीन मेंटेन करते हैं, डाइट अच्छी लेते हैं, और बार बार कुलियाँ भी करते हैं, अगर कोई भी मीठा खाते हैं उसके बाद 30 मिनट बाद कुली कर लेते हैं। अच्छा। और अगर माउथ वॉश इस्तेमाल करते हैं, पेस्ट का इस्तेमाल, ब्रश का इस्तेमाल सही वाला करते हैं, तो फिर उनको 1.5 साल तक जरूरत नहीं पड़ती। दैट इज माई मतलब रिकमेंडेड टाइम लाइन कि 1 से 1.5 साल के बाद आप करवाएं। और मैंने देखा है कि वो पेशेंट्स माशाल्लाह वो इतनी अच्छी फिर अपनी लाइफस्टाइल मैनेजमेंट में आ जाते हैं कि उनको फिर जरूरत भी नहीं पड़ती इतनी जल्दी। वो खुद ही एक, मैं कहूँगी इट वेरीज फ्रॉम योर लाइफस्टाइल एज वेल। एग्जैक्टली। कुछ लोगों में शायद 3 मंथ्स के बाद भी स्टेनिंग्स आ जाती हैं चाय पीने
की वजह से, अच्छा, कुछ में प्लाक कैलकुलस आ जाता है क्लीननेस नहीं करने की वजह से. सो इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एज वेल. सो मतलब ये चाय पीना, कॉफी और ये सिगरेट नोशी ये भी हमारे दांतों को खराब कर सकते हैं. बिल्कुल, इट हैज़ अ ग्रेटर रोल. ये तो हमारे जो गम्स है, म्यूकोजा, उस पे भी अगर मैं सिगरेट की बात करूँ तो उसका तो एक ग्रेटर हम पे इम्पैक्ट है. हमारी लिप्स पे, जिसको हम सॉफ्ट टिश्यूज कहते हैं, हमारे टंग के ऊपर, हमारे गालों के ऊपर अंदर की तरफ, क्योंकि बहुत सारे लोग सिगरेट या पान छालियाँ खा के वो उधर ही वहीं रख देते हैं. Exactly, हाँ. और उसका एक बड़ा इम्पैक्ट ये होता है कि वो इंसिनेट कर देता है आपके म्यूकोजा को. तो हम ये रिकमेंड ज़रूर करते हैं कि आप प्लीज़ अगर इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करें तो बेहतर है. एंटी टोबैको च्युइंगम्स हम रिकमेंड करते हैं. हम उसके ऑल्टरनेटिव्स पेशेंट्स को बताते हैं कि ये करें ताकि आपकी हैबिट ब्रेक हो. तो हमारा गोल होता है हैबिट ब्रेक इन काउंसलिंग इनिशियली, और फिर हम जब ब्रेक कर लेते हैं उनकी हैबिट्स को या काउंसलिंग के थ्रू, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जब अपने उस पर आ रहे होते हैं तो फिर हम उनको हैबिट्स लाते हैं अच्छी, कि ये आपने खाना है. जैसे मसूरों के लिए हम कहते हैं टोमेटो बहुत अच्छा है, इट हैज लाइकोपीन, तो हम कहते हैं टोमेटो इज हाईली रिकमेंडेड. गाजर बहुत अच्छा है, दे ऑल हैव एंटीऑक्सीडेंट्स. जैसे गाजर के अंदर कैरोटीन है और टोमेटो के अंदर लाइकोपीन है. सो दे ऑल एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट्स जो हमारी हीलिंग में हेल्प करता है. ग्रीन वेजिटेबल्स को हम बहुत रिकमेंड करते हैं. दे हैव अबंडेंट ऑफ मिनरल्स, विटामिन्स, आयरन, वो हमारी म्यूकोजा के लिए बहुत अच्छा होता है. और दूसरा, अगर डॉक्टर सलीमा ब्रेसेस की अगर बात की जाए तो आजकल मेरे ख्याल से ये रिवाज बन गया हुआ है. हर दूसरे बंदे को हम ब्रेसेस लगाते हुए देख रहे हैं. पहले इक्का दुक्का को देखते थे. तो ये क्या ब्रेसेस कौन सी स्टेज पर आपको लगवाने चाहिए और कौन सी उम्र से आपको लगाने चाहिए? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आई थिंक हमारी आवाम में इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है और हर कोई जो है बहुत अर्ली एजेस में इस चीज़ में चला जाता है. मैं बताती हूँ कि हमारे पास एक ग्रोथ का स्पर्ट होता है. ग्रोथ स्पर्ट ये होता है कि फॉर एग्जांपल लड़कियों में कहते हैं 13 साल तक उनकी ग्रोथ फिर रुक जाती है. हाइट नहीं लंबी होती है, सुना होगा हमने मिथ. लोग कहते हैं ना कि ये लड़की जो है वो 13 साल 15 साल के बाद इसकी हाइट नहीं बढ़ेगी. कुछ मर्दों में कहते हैं कि 15 से 16 साल तक हाइट बढ़ती है बस. तो ये ग्रोथ स्पर्ट होता है. हम ग्रोथ स्पर्ट को मेजर करते हैं थ्रू आवर एक्सरेज. हमारे एक सेफेलोग्राम एक एक्सरे होता है जिसके थ्रू हमें पता लगता है कि अब इसकी ग्रोथ कितनी हो जाएगी. उसके बाद हम एस्टिमेट करते हैं. फॉर एग्जांपल लड़कियों में हम कहते हैं कि आप 12 से 13 साल की उम्र में ब्रेसेस करवा सकते हैं अगर आपको जरूरत है. जैसे क्राउडिंग है बहुत ज्यादा, आगे पीछे दांत है. अब उस सूरत में ये भी होता है कि हम देखते हैं कि अगर पेशेंट की मिक्स डेंटिशन है, फॉर एग्जांपल दूध के और असली दांत जो परमानेंट है साथ आ रहे हैं, तो उस टाइम पे हम थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं. लेकिन अगर पूरे दूध के दांत है तो हम उसमें नहीं रिकमेंड करते कि आप ब्रेसेस करवाएं. इसका खास रीजन ये होता है कि वो दांत चले जाएंगे तो आपकी पूरी ट्रीटमेंट फेल हो जाएगी. और अगर आपकी ग्रोथ पूरी नहीं हुई है तो आपकी जॉ की मूवमेंट आगे पीछे होंगी. इसका मतलब है आपका यहाँ पे भी ब्रेसेस का ट्रीटमेंट फेल हो जाएगा. तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि ग्रोथ स्पर्ट और आपके डेंटिशन, ये दोनों चीजें अलाइंड हो, टाइमली कंप्लीट हो गई हो, फिर हम कोशिश करते हैं कि हम काम करें. सो मिक्स डेंटिशन आइडल पीरियड होता है जब दोनों दांत हों और हम आगे पीछे कर सकते हो, और बाकी ग्रोथ स्पर्ट को देखना जरूरी है. तो ये बात आगे भी मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि जब बहुत एजड लोग हो जाते हैं तो क्या वो करवा सकते हैं, परमानेंट हो जाते हैं? यस, हम करवा सकते हैं. उसमें थोड़ा सा एफर्ट लगता है, थोड़ा टाइम भी होता है. यानी कि अगर जो प्रोसेस आपका 1.5 साल में खत्म हो सकता है या 1 साल में, उसमें थोड़ा 2.5-2 साल लग सकता है. तो ये ऑर्थोडोंटिस्ट जो है इस चीज़ के एक्सपर्ट्स भी होते हैं, वो आपको फिर उस टाइम पे बताते भी हैं कि खुदा न ख्वास्ता अगर आपकी कोई मेलफॉर्मेशंस हैं, बहुत सारी मेलफॉर्मेशंस आपकी जॉ में प्रॉब्लम्स होती हैं, कोई फ्रैक्चर की वजह से, कोई एबनॉर्मलिटी की वजह से, जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से, उस टाइम पे हम कहते हैं कि उस चीज़ को इंश्योर करना ज़रूरी है. दूसरा डॉक्टर सलीमा, अलाइनर्स और जो ट्रांसपेरेंट ब्रेसेस भी आजकल आ गए हुए हैं, तो उनके बारे में हमें बताइएगा, वो कब लगते हैं, कौन सा स्टेज पर लगाने चाहिए? दे आर रियली गुड. और उसका एक खास रीज़न ये होता है कि जैसे ब्रेसेस में आपके पास वायर्स शो होती है, उसका शो टाइम बहुत ज़्यादा होता है, तो हम उन पेशेंट्स में ज़्यादातर अलाइनर्स लगाते हैं ट्रांसपेरेंट जो होते हैं. उनमें ये होता है कि पेशेंट्स जो है वो पहन लेते हैं और अलाइंड हो जाते हैं. वो अलाइनमेंट के लिए अच्छे होते हैं. फॉर एग्जांपल ये स्टेज आफ्टर ब्रेसेस भी हो सकता है या उन केसेस में भी हो सकता है जिनमें क्राउडिंग बहुत लेस है, बहुत कम की है, कुछ इंचेस की है. तो उनमें हम कहते हैं एमएम्स की, मैं कहूँगी टू बी स्पेसिफाइड, एमएम्स की अगर आपकी आगे पीछे क्राउडिंग, तो हम उनमें कहते हैं कि आप ब्रेसेस जो है ट्रांसपेरेंट पहन सकते हैं क्योंकि वो अलाइन करने में आपको हेल्प कर देगा. कुछ लोग इसको एज रिटेनर्स यूज करते हैं. जो 6 मंथ्स के रिटेनर्स ये होते हैं कि जब आपकी पूरी ट्रीटमेंट हो चुकी है ब्रेसेस की, तो आपकी उस सिचुएशन को कंसिस्टेंट रखने के लिए हम उसको पहना देते हैं. तो वो उससे ये फायदा होता है कि आपके वो उस अलाइनमेंट में रहते हैं, वो अपनी असली जगह पे बैठ जाते हैं. तो वो पूरे आपके जैसे सेलिब्रिटीज स्माइल के लिए बहुत ज्यादा अलाइनर्स पहनते हैं. अच्छा, बहुत सारे पेशेंट्स में उस तरह के स्प्रिंट्स भी होते हैं ट्रांसपेरेंट, और वो स्प्रिंट्स इसलिए होते हैं कि जब बहुत सारे पेशेंट्स जब दांतों को ग्राइंड करते हैं और बैठे बैठे उनको दांतों को पीसने की आदत होती है, हाँ. उनमें भी हम ये पहनाते हैं स्प्रिंट्स को. वो भी ट्रांसपेरेंट अलाइनर्स की तरह दिखते हैं. तो दोनों का रोल यही है कि हम कोशिश करते हैं कि हम दांतों को डैमेज से बचाएं. नंबर 1 अक्लूजल डैमेज से, नंबर 2
अलाइनर्स में हम अलाइंड कर दें। सो वर्ड से ही पता लगता है कि आप क्राउडिंग को अलाइन तो क्या कर ये दें। हर टाइम पहने रखे होते हैं? नहीं, हम कोशिश करते हैं कि खाने के वक्त पेशेंट को कहीं उतार दें, लेकिन बाकी पूरे टाइम उसे कहते हैं पहनना होता है। अच्छा। ये हम रिकमेंडेशन देते हैं कि 24/7 एक्सेप्ट वाइल ईटिंग। वाइल ईटिंग वी एडवाइज देम नॉट टू, एंड 6 मंथ्स का टाइम देते हैं हम, 6 मंथ्स आप पहने। और दूसरा आजकल दांतों के लिए भी बहुत सारे ट्रीटमेंट्स आ रहे हैं जो लोगों को नहीं समझ आ रही कि कराने चाहिए नहीं कराने चाहिए। टी वाइटनर भी एक ट्रीटमेंट आया हुआ है, वो दांतों के लिए कितना अच्छा है, कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए? मैं इसमें थोड़ा सा मिक्स्ड रिव्यू दूंगी। इसमें कुछ पेशेंट्स के साथ स्टडीज भी कहती हैं कि इट हैज़ अ ग्रेटर क्वांटिटी ऑफ ब्लीच। तो वो ये होता है कि बहुत दांतों पे जब इफेक्ट पड़ता है तो वो पेशेंट्स को सेंसिटिविटी इंक्रीज कर देता है। कुछ पेशेंट्स में देखा गया है कि नहीं होता। तो वही वाली बात है कि आपकी हैबिट्स किस तरह की थी, आपका इनामल बहुत थिन तो नहीं है, आपका बहुत ज़्यादा आपने ब्रशिंग एब्रेशन के साथ तो नहीं की है। तो वो सिचुएशंस को हम देख रहे होते हैं कि एट्रीजन या एब्रेशन का कोई मसला तो नहीं पेशेंट में, या क्लूजल या सामने की तरफ। अगर ऐसा कोई मसला नहीं है तो फिर हम कहते हैं कि गो फॉर इट। और वाइटनिंग इस तरह है कि येस, उन लोगों को जिनको लॉन्ग टर्म के लिए एक वाइटनिंग चाहिए होती है तो हम उनको रेकमेंड करते हैं येस यू कैन गो फॉर इट। लेकिन डेफिनेटली स्केलिंग एंड पॉलिशिंग थोड़ी सी आपकी सेफर होती है, बहुत सुपरफिशियल होती है, तो वो इतना ज़्यादा आपको फॉरन से आपके दांतों के अंदर से इंसिडेंट नहीं करती। लेकिन यह स्टेनिंग जिनको बहुत ज़्यादा ग्रेटर है, पिगमेंटेशंस हैं, उनको हम कहते हैं फिर आप जो है वो करवा सकते हैं वाइटनिंग। यस, और इट वर्क्स। और दूसरा टूथपेस्ट जो है, बहुत से लोग मेडिकेटेड टूथपेस्ट भी यूज करते हैं और नॉर्मल टूथपेस्ट, इन दोनों में क्या फर्क है और कौन से लोग जो है वो मेडिकेटेड यूज कर सकते हैं और नॉर्मल यूज कर सकते हैं? अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है। हमारी आधी आवाम जो है ना गलत ही कर रही होती है सारी चीज़ें। सबसे पहले तो नॉर्मली अगर आपको कोई मसला नहीं है तो आप माइल्ड पेस्ट यूज कर सकते हैं। हर्बल जो पेस्ट होते हैं जैसे कोलगेट्स के आते हैं और बहुत सारे और भी ब्रांड्स के आते हैं, जो भी आपकी माइल्ड पेस्ट हो। उसके बाद मेडिकेटेड में ये होता है कि हमारे पास कंडीशंस वाइज होते हैं। फॉर एग्जांपल नंबर 1, अगर ये ब्लीडिंग हो रही है कोई पेशेंट को तो एंटी ब्लीडिंग हम पेस्ट देते हैं। एंटी ब्लीडिंग पेस्ट में आपके पास बहुत ऑप्शन है, पैराडोंटिक्स है, हाईसॉल्स है, प्रो हाईसॉल्स है, ये बेशुमार आपके पास होते हैं जो सिर्फ एंटी ब्लीडिंग की कंडीशन में, यानी अगर बहुत ब्लीडिंग होती है तो आपको वो ब्लीडिंग को रुकवाएगा। ये 15 दिन से ज्यादा नहीं करने चाहिए। हम पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं कि 15 दिनों से ज्यादा कोई मेडिकेटेड टूथपेस्ट नहीं करना चाहिए, जबकि माइल्ड टूथपेस्ट आप कर सकते हैं। उसके बाद एक और कंडीशन हमारे पास है जो कि मेडिकेटेड, उसमें भी आप यूज करते हैं, वो होता है सेंसिटिविटी। बहुत पेशेंट्स हमें कहते हैं हमें सेंसिटिविटी है, तो उसमें हम एंटी सेंसिटिव पेस्ट देते हैं जिसमें सेंसोडाइन्स है आपके पास, ये कोलगेट पोर रिलीव्स हैं। इन सब के लिए हम कहते हैं कि ये भी 15 दिनों तक आपने करना है और इनकी क्वांटिटी भी आपने बहुत। लोग तो महीनों करते रहते हैं डॉक्टर सलीमा। इसका मसला ये होता है कि आप जब कर लेते हैं ना बहुत एक्स्ट्रा 15 दिन से ज्यादा, तो आपकी नॉर्मल जो होती है ना एक्सेप्शन ऑफ सेंसेशन वो खत्म हो जाती है। ओके। तो पेशेंट फॉर एग्जांपल अगर ठंडा गर्म से नॉर्मल जो लग रहा था वो भी नहीं लगेगा, तो हम पेशेंट्स को बताते हैं। बहुत सारे डेंटिस्ट जो अपनी प्रैक्टिस को बहुत ऑनेस्टली करते हैं वो बताते हैं बाकायदा कि भाई 15 दिनों से ज़्यादा आपने नहीं करना, अदरवाइज आपकी सेंसिटिविटी जो नॉर्मल थी वो भी खत्म हो जाएगी। यानी नॉर्मल जो आपकी एक सेंसेशंस होती है उनको आपको नहीं हटाना चाहिए। सो इट्स रियली हाईली टोल्ड देम। और दूसरी बात, आपका माइक्रोफ्लोरा पूरे मुंह का 15 दिनों तक काम करता है। हर चीज़ को 15 दिनों तक आप रिकमेंड कर सकते हैं ताकि उसका असर आपको दिख जाए, चाहे जेल हो, पेस्ट हो, जो भी हो, क्रीम हो। 15 दिनों से ज्यादा कोई चीज को नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, बिकॉज वो आपकी साइकिल मूव हो रही होती है 15 दिनों बाद। तो माइक्रोफ्लोरा आपकी टर्न हो रही होती है अपने एक टाइम में, तो एक टाइम स्पेन पे आपका काम करेगी, वो एक्स्ट्रा और कम आपको काम नहीं करेगी। मजीद भी आपसे बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का मिलते हैं। इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, लाहौर की बेतहाशा बढ़ती आबादी से कई मसाइल भी संगीन होते जा रहे हैं और जिनमें से एक मसला सिक्योरिटी का भी है। और सिक्योरिटी के मसले का सबसे बेहतर हल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, जिसकी मदद से निगहबान आंखें वहाँ भी पहरा दे सकती हैं जहाँ फिजिकली तौर पर पुलिस का होना मुमकिन नहीं है। इसीलिए अब लाहौर को स्मार्ट सिटी बनाने का फैसला किया गया है, जिसमें कार पार्किंग से लेकर सिक्योरिटी तक के तमाम मामलात को टेक्नोलॉजी की मदद से बेहतर बनाने का फैसला किया गया है और इसकी जिम्मेदारी पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी को देने का फैसला किया गया है। इस हवाले से फंड्स भी मुख्तस किए गए हैं और ये प्रोजेक्ट है क्या, कब तक मुकम्मल होगा और इस पर कितने वसाइल जो हैं खर्च होंगे, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं DIG कामरान खान, जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के। सर, मैं आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। सर, कैसे हैं आप?
जी शुक्रिया, खैरियत से बिल्कुल। सर, ये लाहौर को स्मार्ट सिटी बनाने का फैसला किया गया है और जिसके तहत इसका जो कंट्रोल है वो पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी को देने का फैसला किया गया है। तो सबसे पहले हमें बताइएगा कि ये स्मार्ट सिटी है क्या और इसके तहत आप लोगों पर क्या क्या जिम्मेदारियां आयद होती हैं? जी, स्मार्ट सिटी, आप पहले सेफ सिटी का नाम सुनते रहे हैं। सेफ सिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो तो प्राइमरीली सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। दुनिया भर में जहाँ भी स्मार्ट सिटी, पहले सेफ सिटीज़ बने, फिर उनको कन्वर्ट किया स्मार्ट सिटीज़ में, या कुछ जगहों में डायरेक्ट स्मार्ट सिटीज़ बने और सेफ्टी को इनकॉर्पोरेट किया गया उसमें। स्मार्ट सिटीज़ का मकसद, जो बुनियादी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं उनमें एक सिक्योरिटी बड़ा कंपोनेंट है, और इसके अलावा जो आपके सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत सारे फंक्शंस हैं वो इसमें इंटीग्रेट किए जाते हैं, जिसमें हमारा जो दुनिया भर में मुख्तलिफ मॉडल चल रहे हैं उसमें स्मार्ट एनर्जी है, वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम है, स्मार्ट तरीके से उसको सेंसर्स के ज़रिए मॉनिटर करके, और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका फैक्टर है वो पब्लिक मोबिलिटी है, स्मार्ट मोबिलिटी है, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आ जाता है, ट्रैफिक का सिस्टम आ जाता है, ट्रैफिक की कंजेशंस को कंट्रोल करना आ जाता है। इसके अलावा स्मार्ट एनवायरनमेंट है कि आपकी जो ट्रैफिक कंजेशंस की वजह से, ट्रैफिक एमिशंस की वजह से पोल्यूशन हो रही है, उसको ट्रैफिक को स्मार्ट ट्रैफिक के ज़रिए मैनेज करके, मॉनिटर करके और उस कंजेशन को कम करके सेफ एनवायरनमेंट दी जाए, और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सेंसर्स लगा के उसको जो एनवायरनमेंट की सिचुएशन है, जो AQI है, उसको मॉनिटर किया जाए और अकॉर्डिंगली ट्रैफिक सिचुएशन को या ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जाए, कंट्रोल किया जाए। इसके अलावा बहुत सारे और ऐसे जो फंक्शंस हैं जो शहर में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन परफॉर्म कर रही है। आपकी स्ट्रीट लाइट का फंक्शन है कि स्ट्रीट लाइट्स को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, दफ्तर में बैठे बैठे आपको पता लग जाए कि कहाँ पे लाइट जल रही हैं, कहीं पे अगर ऐसा सिचुएशन आ गई है, लाइटें जल्दी चलानी है, जल्दी बंद करनी है। ये सारी चीज़ें जो फंक्शंस एक सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस, सिक्योरिटी, ट्रैफिक मैनेजमेंट और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स कर रहे होते हैं, इनको इकट्ठा करके, इंटीग्रेट करके एक सिस्टम में लाने का नाम स्मार्ट सिटीज़ है। और बेसिकली इसका मकसद जो है, बुनियादी मकसद है वो क्रिएटिंग एफिशिएंसीज क्रिएट करना, ताकि स्मार्ट फंक्शंस के ज़रिए लोगों को स्मार्ट बनाया जा सके, और स्मार्ट पीपल जो हैं वो थ्रू एप्लीकेशंस और ये जो फीचर्स हम दे रहे हैं उसमें एडमिनिस्ट्रेशन को भी फ़ायदा हो, एडमिनिस्ट्रेशन भी एफिशिएंसीज क्रिएट करे, और इन एफिशिएंसीज का पब्लिक को फ़ायदा हो, कि पब्लिक इन जो एफिशिएंसीज क्रिएट की गई हैं वो भी उसी तरह एफिशिएंट हों, अपना टाइम बचाएं, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करें, अपना लेजर टाइम इम्प्रूव करें, अपना एंटरटेनमेंट टाइम इम्प्रूव करें। ये सारे फंक्शंस हैं जो स्मार्ट सिटी के जरिए अचीव किए जाते हैं। सर, बिल्कुल जिस तरह आपने ब्रीफ किया है इसके हवाले से, तो इनिशिएटिव तो बड़ा अच्छा लग रहा है। मुझे बताइएगा कि स्मार्ट सिटी में शहरियों की अगर हिफाजत की बात की जाए तो उनकी हिफाजत के लिए क्या क्या इकदाम उठाए जाएंगे? स्मार्ट सिटी में देखें, बुनियादी जो कंपोनेंट है वो तो पहले ही हमारे पास लाहौर में अल्हम्दुलिल्लाह सेफ सिटी की सूरत में मौजूद है। जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि स्मार्ट सिटी के जो मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं, सिक्योरिटी उसमें बहुत अहम एक कंपोनेंट है। वो हमारे पास सेफ सिटी की सूरत में मौजूद है, जिसमें सेफ सिटी की आगे जो फॉरवर्ड लुकिंग इसको देखना चाहिए हमें, उसके हवाले से इसमें दो बुनियादी चीज़ें होनी चाहिए कि जो इसमें टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है वो टेक्नोलॉजी आने वाले वक्त में सस्टेनेबल हो। ऐसा ना हो कि आज हम एक इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करें और आने वाले वक्त में पता लगे टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो गई है और ये सारी इन्वेस्टमेंट आपका उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इस प्रोजेक्ट की प्लानिंग के अंदर इस चीज़ को बुनियादी तौर पे देखा गया था और टेक्नोलॉजी को हमने ऐसी टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट किया है कि जो अभी तक हमारी जो प्रिवेल कर रही है। और आने वाले सिस्टम्स जो हैं, जैसे टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम है हमारा, आप इस वक्त बाहर जो कमर्शियल टेलकोज हैं वो 4G पे चल रही हैं, हम 4.5G पे हैं, LTE एडवांस पे हैं और ये अपग्रेडेबल है टू 5G। अब आने वाले वक्त में आप आजकल 5G का नाम सुन रहे हैं दुनिया भर में, अगर टेक्नोलॉजी आगे जाती है तो हम उस सिस्टम में आगे जा सकते हैं। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर टेक्नोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी का इस लिहाज से ख्याल रखा गया है कि आने वाले वक्तों में प्रोजेक्ट सस्टेनेबल रहेगा और हमें टेक्नोलॉजी के अंदर उस तरह इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इस टेक्नोलॉजी के साथ सेफ सिटी में हमने एक बैकबोन हासिल कर ली है कि जो पूरा लाहौर में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, तकरीबन 2000 किलोमीटर की हमारी लाहौर में फाइबर ले हुई भी है। इसके अलावा जैसे मैंने कहा टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम है, हमारे 101 टावर हैं लाहौर में, जहाँ के जरिए हम लाहौर में अपना टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम दे रहे हैं। तो इसी बैकबोन को यूज़ करते हुए जो बाकी अब सिविक फैसिलिटीज़ हैं उन सारों को इसके साथ इंटीग्रेट अगर कर दिया जाए तो इसी सिस्टम को यूज़ करते हुए हम शहर में स्मार्ट सिटी की तरफ बड़ी आसानी से जा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और जिस तरह आपने बताया कि टेक्नोलॉजी एक मेरे ख्याल से बैकबोन बन चुकी भी है आज के ज़माने की, तो सर इस हवाले से जो टेक्नोलॉजी डेवलप करने में सेफ सिटी अथॉरिटी की कौन मदद करेगा, कौन कौन से इदारे होंगे?
देखिए जी, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में भी अब देखें वेस्ट मैनेजमेंट एक वैसे तो बेसिकली ये लाहौर लोकल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, ये लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है, लेकिन चूंकि लाहौर का है तो लाहौर के मेयर, लाहौर के कमिश्नर, लाहौर के डीसी, लाहौर के सीसीपीओ, ये सारे इसमें इन्वॉल्व होंगे। फिर इसके अलावा जो दीगर इदारे हैं जैसे लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है, इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट है, जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ये सारे जितने भी लाहौर में मुख्तलिफ फैसिलिटीज़ आपको पब्लिक को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, ट्रैफिक पुलिस है, इस सारे डिपार्टमेंट्स कोलैबोरेट करेंगे, इन सारों के सिस्टम्स इसमें इनकॉर्पोरेट होंगे, इंटीग्रेट होंगे, तो फिर ये हम एक स्मार्ट सिटी की शक्ल इसको दे सकेंगे। ठीक है, तो सर मुझे बताइएगा इस प्रोजेक्ट का बजट क्या है और कब तक ये प्रोजेक्ट जो है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा? डेडलाइन क्या है इस प्रोजेक्ट की? जी, इस प्रोजेक्ट का बेसिकली जैसे मैंने कहा, प्रोजेक्ट तो लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का है और 852 मिलियन रुपीस का ये प्रोजेक्ट है और अभी इसके खदोखाल तय किए जा रहे हैं क्योंकि दुनिया भर के जो स्मार्ट सिटीज़ बने हैं उनको हम देख रहे हैं, उनके लेसन जो लर्न हैं उनको स्टडी किया जा रहा है, अपनी फैसिलिटीज़ को प्रायोरिटाइज किया जा रहा है क्योंकि दुनिया भर में जहाँ पे भी ये सिस्टम बनते हैं ये चीज़ें एकदम नहीं होती, ग्रेजुअली इनको आगे लिया जाता है और प्रायोरिटाइज किया जाता है चीज़ों को। तो यही इस सिलसिले में मीटिंग्स चल रही हैं कि कौन सी फैसिलिटीज़ ऐसी हैं जिनको फौरी तौर पे पहले प्रायोरिटाइज करके स्मार्ट सिटी का हिस्सा बनाया जाए और उसका पब्लिकली इम्पैक्ट भी नजर आए। कुछ ऐसी एफिशिएंसीज हैं इसके अंदर स्मार्ट सिटीज़ में कि उनका इदारों को फ़ायदा होता है, अपने काम करने में उनकी एफिशिएंसीज आ जाती हैं और उसका फिर इनडायरेक्टली पब्लिक को भी सारा फायदा हो रहा होता है। तो इसमें यही चीज़ें आजकल तय की जा रही हैं कि कौन से सिस्टम्स को पहले प्रायोरिटाइज करके इंटीग्रेट किया जाए और उन पे काम किया जाए। ठीक है सर, ये तो हमने बात कर ली स्मार्ट सिटी के हवाले से और अगर पहले प्रोजेक्ट्स की बात कर ली जाए तो एक मसला जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट के ख़राब कैमरों का भी आ रहा है, तो इस हवाले से हमें बताइएगा कि शहर में इस वक्त कितने कैमराज हैं जो काम कर रहे हैं, फाल हैं, और कितने कैमराज जो हैं वो ख़राब हैं? जी, हमारे तकरीबन जी 7,500 कैमरे हैं लाहौर में और 7,500 में से 5,500 से ज़्यादा कैमरे हमारे अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं। पिछले काफ़ी अर्से से हम बता रहे हैं कि 70 से 75% कैमरे जो हैं हमारे वो फाल है, वर्किंग है, बाकी जो कैमरा है वो ऑफलाइन है। और इसकी वजह भी कई बार शेयर की जा चुकी है कि इसमें जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर कंपनी थी जिसने लगाया था उनके साथ कॉन्ट्रेक्चुअल इशूज़ बन गए। उसमें बुनियादी वजह डॉलर की थी कि डॉलर का रेट जब ये प्रोजेक्ट किया गया तो वो बहुत 100 के करीब था, फिर डॉलर 160 पे चला गया। उनका मुतालबा था कि इसको जो करंट डॉलर रेट है उसके मुताबिक लेके आया जाए। उसके ऊपर उनके साथ मामला चल रहे थे जो तकरीबन हल होने के करीब है और जैसी हुकूमत से इसके ऊपर अप्रूवल मिलती है तो इंशाल्लाह वो कंपनी वापस आ सर जाएगी। ये खराब कैमरास का जो मामला है ये बहुत पुराना है, ये अभी से नहीं चल रहा, तो क्या इनकी मेंटेनेंस पहले से नहीं की गई थी और जब एक खराब होता है उसके बाद वक्तन फवक्तन और भी खराब होते हुए हमें नजर आए, तो क्या इसको रखा नहीं गया था प्रायोरिटी में कि अगर खराब होता है तो उसको किस तरह हमने मेंटेन करना है, उसकी मेंटेनेंस, या वसाइल नहीं है हमारे पास? नहीं जी, ऐसा है कि ये जो प्रोजेक्ट हुआ है ये प्रोजेक्ट के 2 हिस्से थे। पहला प्रोजेक्ट का हिस्सा ये था जिस कंपनी ने प्रोजेक्ट लगाया है उन्होंने प्रोजेक्ट मुकम्मल लगाना था और उसके बाद जब प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाना था तो इसको 5 साल का ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस उसी कंपनी की जिम्मेदारी है। जो प्रोजेक्ट की कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है उसी में वो कीमत शामिल है, इसके लिए हमने कोई एक्स्ट्रा पैसे उनको नहीं देने थे। क्योंकि उन्होंने ये नया पैसों का मुतालबा कर दिया तो इसलिए मामला उलझे और उसमें फिर और काफ़ी सारी कॉन्ट्रेक्चुअल जो इश्यूज थे वो क्लब होते गए और मामला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया। कैमरों का सिलसिला ये है क्योंकि ये कंपनी अब तकरीबन 1.5 साल से ज़्यादा हो गया है, कंपनी ने अभी काम नहीं किया और अब इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि बहुत जल्दी ये वापस आ जाएगी हुकूमत की मंजूरी मिलते ही। तो इसमें हमने थर्ड पार्टी एंगेज की हुई थी। अब जिस कंपनी ने ये लगाया है उस कंपनी के अपने प्रोप्राइटरी सोल्यूशंस हैं, उनका अपना हार्डवेयर है, उनका अपना सॉफ्टवेयर सोल्यूशंस हैं, वो दूसरी कंपनी उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती। जहाँ जहाँ मुमकिन था हमने इसीलिए, अगर ये थर्ड पार्टी एंगेज ना की गई होती तो शायद ये सारे कैमरे जितने हम 70 to 75% मेंटेन करने में कामयाब हो रहे हैं ये भी ना कर पाते। तो यही वजह है। लेकिन उसमें भी मैंने जैसे पहले भी कई दफ़ा जिक्र किया कि हम इसको कोशिश यही करते हैं कि बहुत सारे ऐसे कैमरे जो इस वक्त फौरी तौर पे जिनकी ज़रूरत नहीं है, जैसे इस वक्त क्रिकेट नहीं हो रही है, जो क्रिकेट के लिए कैमरे लगाए गए हैं, अगर इस वक्त वो ऑफलाइन भी हो जाएंगे तो हमें शहर की सिक्योरिटी में उस हद तक उसका नुकसान नहीं होगा। मुहर्रम का है महीना चल रहा है, मुहर्रम के हमने तमाम कैमरे इसी तरह बहाल रखे, 100% लाहौर को उन कैमरों की कवरेज दी है। तो ये जो प्रायोरिटाइज चल रहे होते हैं या इवेंट चल रहे होते हैं उनको कवरेज की जाती है सारी उसके लिहाज से। तो ओएनएम उनकी कंपनी की चूंकि जिम्मेदारी थी और थर्ड पार्टी की एक लिमिटेशन है कि जहां तक वो उसको मेंटेन कर पा रहे हैं हम उसको लेके चल रहे हैं और उससे नीचे गिरने नहीं दे रहे किसी भी सूरत में। जो एक लेवल हमने मेंटेन कर लिया है अपनी एफर्ट्स के साथ उसको नीचे नहीं हम आने दे रहे। लेकिन सर ये तो आपने ठीक कहा है, लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि
शहर में कोई ना कोई सानेहात पेश आ जाते हैं, और जब सेफ सिटी अथॉरिटी के कैमरास की अगर बात की जाती है कि वहाँ से फुटेज निकलवा ली जाए उस सानेहे की, तो पता चलता है कि वो कैमरा ठीक ही नहीं है, ख़राब है, लेकिन वहाँ पर लगा हुआ है। देखें जी, अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने बड़े, मैं इसको इसलिए नहीं कह रहा, अल्लाह ना करे हमारे शहर में, हमारे मुल्क में कभी ऐसे सानियात हों, अल्लाह हमें अपने महफूज रखे, अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। लेकिन जब भी ऐसे हुए हैं हमारे कैमरों की मदद से, जितने भी बड़े ऐसे इंसिडेंट लाहौर में हुए हैं वो हमारे ही कैमरों की सपोर्ट से, उसमें कुछ ना डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मदद मिली है, तो उसको जो है ट्रेस किया गया है चीज़ों को। अब उसमें थोड़ी सी समझने वाली बात यह है कि हमारे कैमरे तकरीबन 8-8,500 जैसे मैंने आपसे कहा शहर में लगे हुए हैं जी। दुनिया भर में। जहाँ पे सेफ सिटीज़ लगे हैं वहाँ पे उनमें हम अब हमारे कैमरों की तादाद उस लिहाज से बहुत कम है। उसमें यह ज़रूर है कि वो बहुत सारे शहर ऐसे हैं कि वो हमसे 10 साल पहले 20 साल पहले से चीज़ों पे काम कर रहे थे, तो उन्होंने ग्रेजुअली इसको ग्रो किया और उसमें उनके कैमरों की तादाद हज़ारों में, लाखों में भी बाज़ शहरों में चली गई है। अब बीजिंग में इस वक्त 11 लाख से ज़्यादा कैमरे हैं, लंदन में तकरीबन 6.25 लाख कैमरे हैं जो सिक्योरिटी सिस्टम में इंटीग्रेटेड हैं। हमने अभी स्टार्ट लिया है और हम इसकी तरफ जा रहे हैं। तो हर पूरा शहर, जो मेन जगह हैं वो तो हमने कवर की हुई हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी इनसाइड चीज़ें हैं, जैसे पार्कों के अंदर हमारी कवरेज नहीं है, हमारी हाउसिंग कॉलोनीज की अंदरूनी सड़कों पे नहीं है, लेकिन मेन सड़कें सारी कवर की हुई हैं इस प्लानिंग के साथ कि अगर कोई क्रिमिनल, कोई व्हीकल अंदर वारदात करके स्ट्रीट्स के अंदर और मेन रोड्स पे आएगा तो किसी ना किसी हमारे कैमरे की कवरेज में आ जाएगा। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ इसको बेसिक एक मॉडल के साथ स्टार्ट लिया गया था। आने वाले वक्त में मौजूदा हुकूमत ने इसमें इन्वेस्टमेंट मजीद कर रही है, इसमें एक्सपेंशन लाहौर की हो रही है। लाहौर में जो लाहौर पुलिस ने हमें नई साइट्स बताई थी जहाँ पे उनका ख्याल था कैमरे होने चाहिए, हुकूमत ने इस साल फंडिंग उसको दी है, अगले 2 सालों में 3 सालों में उसको हमने मुकम्मल करना है इंशाल्लाह ताला। वो कैमरे लाहौर में एक्सपेंड किए जा रहे हैं, लाहौर के एंट्री एग्जिट पॉइंट्स को एक्सपेंड किया जा रहा है। इलावा अजी हुकूमत और शहरों पे भी काम कर रही है। इससे पहले कसूर हमारे साथ मुकम्मल तौर पे इंटीग्रेटेड है, कसूर में 550 कैमरे लगे हुए हैं। इस साल हम ननकाना साहब को भी इंशाल्लाह ताला कवर कर रहे हैं और उसको लाहौर के साथ लिंकअप करेंगे। तो ये लाहौर के इर्द गिर्द भी जो बन रही है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, ये भी लाहौर की सिक्योरिटी को इसी तरीके से इन्हेंस करेगी। बिल्कुल ऐसे ही। और सर, ये जो कैमरा से आप लोग मॉनिटर कर रहे होते हैं, 24 घंटे इसकी मॉनिटरिंग की जा रही होती है, तो जब कोई ऐसा इलाका या कोई ऐसा स्पॉट जहाँ पर आपको लगे कि ये कोई मुश्तबा चीज़ होने जा रही है, तो अलर्ट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपका रिस्पांस टाइम क्या होता है, और सबसे पहले किसको आप लोग जो है वो अपडेट करते हैं या उनसे रुजू करते हैं कि ये वो इलाका है जहाँ पे कुछ होने जा रहा है? जी, हमारे पास देखें 2 तरीके से रिस्पांस आ रही है। एक तो हम कैमरों की मदद से देख रहे हैं, खुद देख रहे हैं, ये प्रोएक्टिव पुलिसिंग है कि हम खुद देख के इसमें से और चीज़ों को मुश्तबा, जैसे आपने कहा है, या मशकूक कोई चीज़ें देखें तो आप उसके ऊपर फौरी तौर पर रिस्पॉन्स कराएं। रिस्पॉन्स की तरफ मैं बाद में आता। और दूसरा तरीका ये है कि पब्लिक में कोई ऐसी चीज़ देखी और पब्लिक उसको 15 पे इतला दे हमें, तो उसके ऊपर दोनों सिस्टम्स के लिए हमारे पास, हम खुद देखें या पब्लिक हमें इतला दे किसी इंसिडेंट होने की सूरत में या कोई मशकूक एक्टिविटी की सूरत में, तो हमारे पास लाहौर पुलिस में, हमारे पास डॉल्फिन पुलिस हमारे फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स के तौर पे एक्ट करते हैं। इसके अलावा जो पुलिस की गाड़ियां हैं, PRU पुलिस रिस्पॉन्स यूनिट्स की जो गाड़ियां हैं, वो गाड़ियां भी हमारे पास फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर अवेलेबल होती हैं। और अगर इनमें से किसी वजह से किसी जगह पे कुछ ज़्यादा एक्टिविटी हो रही है और वो गाड़ियां उस पहले से किसी कॉल की सूरत में या किसी इंसिडेंट की सूरत में इन्वॉल्व हैं या बिजी हैं, तो फिर थाने को भी इसमें एंगेज किया जा सकता है। थाने की जो नफरी है या थाने की जो टीम है वो भी उस पर रिस्पॉन्ड करती है। बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते हैं जहाँ पे एक ही वक्त में कुछ मुख्तलिफ कॉल्स आ जाएं, तो फिर वो डॉल्फिन उधर चूंकि एंगेज हो जाती है, तो फिर हम थाने से बुला के उनसे रिस्पॉन्ड करवाते हैं। और जो टाइम आपने बात की, वर्ल्ड ओवर इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस है कि लेस देन 10 मिनट्स के अंदर रिस्पॉन्स कराई जाए। लाहौर में अल्हम्दुलिल्लाह ये टाइम हम अचीव कर पाते हैं, चूंकि हमारे पास डेडिकेटेड रिस्पॉन्डर्स अवेलेबल हैं डॉल्फिन की सूरत में और पीरू की सूरत में। तो बहुत कभी कोई रश की सूरत हाल हो या ऐसा हो, कोई ट्रैफिक चौक हुई भी हो, तो उस पर पहुंचने में देर हो सकती है मामूली सी। अदरवाइज हल्तुल इम्कान कोशिश ये होती है कि इसको लेस देन 10 मिनट्स के अंदर, और डॉल्फिन की वजह से चूंकि बाइकर हैं, हैवी बाइक्स हैं और बाइक्स में जाना मोबिलिटी जरा आसान होती है, तो बेतहाशा दफ़ा ये लेस देन 5 मिनट्स के अंदर रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है जी। DIG कामरान खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, CEO हैं पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के, और हमसे बात कर रहे थे। सर, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया और वो हमें बता रहे थे नया स्मार्ट सिटी बनाने का मंसूबा जो है लाहौर में वो तैयार किया गया है और उसकी जो कंट्रोल है वो सेफ सिटी अथॉरिटी को सौंपी गई है, और उस बारे में हम बात कर रहे थे कि किस तरह हम सिक्योरिटी को बेहतर बना सकते हैं। या वक्त पर एक छोटी सी ब्रेक का मिलते हैं, इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, बात करते हैं कुछ शहर के मसाइल की। तो जनाब, हर शय की तरह शहरियों की सस्ती तफरी भी महंगी कर दी गई है और चिड़ियाघर और सफारी पार्क्स में जो एंट्री टिकट्स है उनको भी महंगा कर दिया गया है। चिड़ियाघर में बड़ों की टिकट 40 रुपए से बढ़ाकर अब 60 रुपए कर दी गई है, जबकि बच्चों की टिकट 20 रुपए थी, अब उसको बढ़ाकर 30 रुपए कर दी गई है। ये कीमत इस वक्त बढ़ाई गई है जब चिड़ियाघर में सूजी की मौत के बाद कोई और हाथी मौजूद नहीं है और जिसकी सवारी के लिए हम देखते थे कि बच्चे बड़े शौक से चिड़ियाघर आया करते थे सूजी से मिलने के लिए। और जबकि फरवरी में आपको बताऊं कि व्हाइट टाइगर्स के 2 बच्चे भी मौत का शिकार हो चुके हैं। तो सवाल ये उठना है कि अवाम के लिए सस्ती तफरी महंगी करके क्या नए जानवर लाए जा रहे हैं या कोई नई सहूलियात मुतारिफ करवाई जा रही हैं। तो इस हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ बदर मुनीर साहब मौजूद हैं, मेंबर है ZMC, और जुनैर इलियास मौजूद हैं, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है। सर, मैं आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ और जुनैरा आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ। सर, चिड़ियाघर और जो सफारी पार्क था उसकी टिकट महंगी कर दी गई है, मतलब 20-20 रुपए महंगी की गई है। जो सस्ती तफरी थी हम जैसे अवाम की, वो भी आप लोगों ने महंगी कर दी है। पहले ही बड़े लोग परेशान थे महंगाई से। देखें जी, ये इसमें थोड़ा सा हम खाली जू से हट जाते हैं। हम भावलपुर जू पे भी चले जाते हैं, अच्छा। हम सफारी जू पे भी चले जाते हैं और लाहौर जू पे भी आ जाते हैं। ठीक है। बेसिकली भावलपुर जू में 34 साल के बाद टिकट इंक्रीज की गई हैं। अच्छा। लोगों को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि ये ऐसे नहीं है कि ये रातों रात ये प्राइस बढ़ गई है। 87 में प्राइस जो थी, आज 87 के बाद फर्स्ट टाइम प्राइस बढ़ाई गई है। ठीक है। उसके बाद लाहौर सफारी जू में 23 साल के बाद ये इंक्रीज आई है, 23 ईयर्स के बाद। और लाहौर जू के अंदर 5.5 साल के बाद ये चेंज आई है। और इस चेंज का मकसद ये है कि फैसिलिटीज़ को अगर हमने बढ़ाना है, बेहतर करना है, नई चीज़ों को लाना है, तो लाजमी बात है कि आपको कुछ ना कुछ इसको प्राइस इंक्रीज करना है। जैसे कि इंटरनेशनली आप देखें कि दुनिया के अगर आप दूसरे जू से कंपेयर करें तो इंग्लैंड जू में ये टिकट 6,300 की है और सिंगापुर लेकिन जू सर में, अगर देखा जाए तो वहाँ की फैसिलिटीज भी तो उसी हिसाब से है ना। आप ठीक कह रही हैं। अब मैं आपकी बात का जवाब देते हुए मैं इंडिया की तरफ आ जाता हूँ। अगर आप बिल्कुल अपने साथ नेबर कंट्री को कंपेयर करें तो वहाँ पर पाकिस्तानी रुपीस में 177 रुपीस की दिल्ली जो जू है उसकी टिकट 177 रुपए की है, जबकि हमारी टिकट अब 60 रुपए की हुई है। तो हम अब भी दुनिया में सबसे सस्ते हैं। अच्छा। और सबसे बेहतर मैं समझता हूँ कि बेहतर हैं। हाँ। तो क्या ये जो टिकट महंगी की जा रही है इससे क्या नई सहूलियात लाई जा रही हैं, ये समझ लें हम लोग, जी, या बिल्कुल। जू अपना खर्चा नहीं उठा पा रहा? इसमें जी दोनों चीज़ें हैं। आपको पता है कि 1.5 साल से कोरोना चल रहा है और मुश्किलात पार्क्स में बहुत ज़्यादा है। अमूमन वो बंद रहे हैं और फीड की प्राइसेस हर चीज़ महंगी हुई है। तो उसके अलावा हम नई चीज़ें ऐड कर रहे हैं जिसमें फिश एक्वेरियम है। अच्छा। और नई फैसिलिटीज़ ला रहे हैं, जैसे सफारी जू के अंदर जिप लाइन और एक ट्रेन का प्लान कर रहे हैं कि वो ट्रेन चलाएं वहाँ पर। और भी काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ जो हैं आवाम के लिए हम ला रहे हैं, जो कि जल्द आपको हम बताएंगे। अच्छा, जल्द ये इस बारे में भी हमें बताएंगे और हम इधर ही बुलाकर सर से बात करेंगे कि वो सहूलियात कहाँ पर है और कब तक आ जाएंगी। जुनैरा, एक सस्ती तफरी थी लोगों की, आवाम की, कि उन्होंने सैटरडे संडे को छुट्टी के दिन उधर जाना होता है, वो भी महंगी कर दी गई है। तो आपकी इंटरेक्शन हुई होगी लोगों से, लोग क्या कहते हैं, क्या रद्द-ए-अमल है उनका? लोगों की अगर बात करें तो लोग तो आपको पता है कि पहले ही बहुत सताए हुए हैं महंगाई से, और एक 5 रुपए भी बढ़ जाना तो उनको बहुत महंगाई लग रही होती है। तो लोगों का यही, हम लोगों ने ज़्यादा रुझान देखा जी कि एक बंदे के पीछे 50 रुपए या 20 रुपए बढ़ा रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग तो एक फैमिली अगर देखें तो छोटी से छोटी फैमिली भी 4 बंदों की या 5 बंदों की है, तो ऑब्वियसली वो 20 रुपए हमारी नज़र में 20 रुपए हैं, लेकिन उनकी नज़र में वो 60 या में भी 100 रुपए होंगे। तो एक तो ये चीज़ आ जाती है। जहाँ पर दूसरी सर्विसेज के हवाले से देखा जाता है, यहाँ मैं ऐड ऑन करूँ तो जू क्योंकि अपना खर्चा खुद उठाता है, लेकिन बाकी जो सफारी पार्क है, जल्लो है या बाकी भावलपुर जू है, इनका एक बजट मुख्तस होता है। अच्छा। और इनको बजट भी दिया जाता है तरक्याती कामों के लिए। ठीक है। जैसे सर ने कहा जी कि सफारी में हम लोग ये 2 नई चीज़ें लेके आ रहे हैं, लेकिन 2016 से जो प्रोजेक्ट शुरू हुए सर अभी तो वो भी मुकम्मल नहीं हुए हैं, तो थोड़ा सा पहले मेरा ख्याल है उनको भी मुकम्मल करना चाहिए, देन फर्दर आगे बढ़ना चाहिए। हमेशा ऐसा होता है कि जब नई गवर्नमेंट्स आती हैं, नया सेटअप आता है, तो वो पुराने प्रोजेक्ट्स को छोड़ देते हैं कि नया आएगा। लेकिन मेरा यकीनी तौर पे ये ख्याल है कि 30 रुपए या 20 रुपए बढ़ाने से कोई इतना बड़ा बजट जनरेट नहीं किया जा सकता। अब हम मुश्किल जो जानवरों की चीज़ें हैं, खाना है, पीना है, वही पूरा हो जाए तो बड़ी बात है।
लेकिन यकीनी तौर पे पाइपलाइन में काफ़ी कुछ है, जैसे कि सर बता रहे हैं कि ZMC भी काफ़ी एक्टिव दिखाई दे रही है, बल्कि नए सेक्रेटरी साहब भी काफ़ी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, नए प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं। तो शहरियों का तो यकीनी तौर पे यही होता है कि भाई महंगाई नहीं होनी चाहिए थी, अभी जल्दी बढ़ा दी। हालांकि इस प्रोजेक्ट पे 3 साल से समरी भेजी जा रही थी कि टिकट्स बढ़ा दी जाएं और एटलीस्ट 100 रुपीज़ की होनी चाहिए टिकट, अच्छा, जो कि 3 दफ़ा रिजेक्शन के साथ वापस आई और उसके बाद अब फाइनली अप्रूवल के साथ जो है 20 और 10 रुपए का इजाफा जो है हम देख रहे हैं। इसी तरह से अगर इंडिविजुअली तो हमने देखा, लेकिन पैकेजेस को भी बढ़ाया गया। जो स्टूडेंट्स वहाँ पे आते थे 50 के करीब अगर स्टूडेंट्स आते थे तो उनसे 1000 रुपीज़ चार्ज किया जाता था, लेकिन अब उससे बढ़ा दिया। फिर 100 स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो उनसे 2000 चार्ज कर रहे थे, अब उसको भी बढ़ा दिए। तो लिहाजा जनरेशन के लिए जो बजट है उसको जनरेट करने के लिए इकदाम तो किए जा रहे हैं। अब ये देखते हैं कि मजीद फैसिलिटीज़ कितनी आ रही हैं, फैसिलिटीज़ किस तरह की आ रही हैं और कितनी आ रही हैं। जैसे सर जुनैरा ने भी बताया कि जो पिछले प्रोजेक्ट्स थे वो अभी कंप्लीट हुए नहीं और नए को हम लोग मुतारिफ करवा रहे हैं, इनिशिएटिव ले रहे हैं। अच्छी बात है कि नए आने चाहिए, लेकिन पिछले पहले कंप्लीट हो जाने चाहिए, देन आपको आगे बढ़ना चाहिए। नहीं, आप ठीक कह रही हैं बिल्कुल, और वो पिछले जो हैं वो जल्द कंप्लीट हो जाएंगे इंशाल्लाह, आपको नज़र आएंगे और आपके प्रोग्राम में आके हम बताएंगे भी कि ये कंप्लीट हो गए। वो कौन कौन से हैं जो अभी भी शिकार हैं कि अभी वो कंप्लीट नहीं हुए? हमारे सफारी जू में इस वक्त काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं। कुछ केजेस की रेनोवेशन है, प्लस उसकी बाउंड्री वॉल है और पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं जो कि हम इस वक्त उन पे काम कर रहे हैं। अच्छा, और सर मुझे बताइएगा, जैसे चिड़ियाघर अपना खर्चा खुद उठाता है तो इसकी आमदनी का जरिया क्या सिर्फ टिकट्स के अलावा कोई और भी है? मतलब जैसे पार्किंग वगैरह हो गया या कैंटीन वगैरह से भी आमदनी मिलती है कि नहीं मिलती? जी बिल्कुल, कैंटीन से भी और पार्किंग से, और मेन जो सोर्स है वो टिकटिंग है और बाकी उसके अलावा पार्किंग और कैंटीन वगैरह भी है। अच्छा, यही मेन इनके सोर्स जो है जू का, वो यही मेन सोर्स है। ये 3 से 4 सोर्सेज हैं जिससे जू sources। अपना खर्चा खुद उठाता है। तो जू तो अपना खर्चा उठाता है, तो सर क्या जू के लिए नहीं बजट मुख्तस किया जा सकता? हुकूमत क्या कहती है इस बारे में? क्योंकि बाकी जिनको मिलता है उनको भी तो मिल रहा है। अभी तक तो जी देखें, ये बहुत अच्छी बात है कि कोई एक इदारा अपना खर्चा खुद उठा रहा है और हुकूमत पे बोझ नहीं है। अच्छा। तो हमें इसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो इदारा हुकूमत से पैसे नहीं ले। अच्छा, नहीं, लेकिन इसमें भी मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूँगी। जैसे सर ने बताया कि वो अभी तक खर्चा उठा रहा है, पर अब हम पिछले साल से देख रहे हैं कि वो अपने एक्सपेंसेस को बेयर नहीं कर पा रहा है, क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा कहा जा सकता है कि डाउनफॉल देखा गया जू में भी, क्योंकि उस तरह से कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं। अभी भी जो आ रहे हैं तो वो लाहौर के ज़्यादातर बाहर से लोग आ रहे होते हैं, तो उनका ज़्यादा रश होता है। वीकली ऑफ जैसे सैटरडे संडे हो जाते हैं, तब हम लोग देखते हैं कि क्राउड होता भी है, SOPs को भी थोड़ा सा नज़रअंदाज कर रहे होते हैं लोग। लेकिन साथ ही साथ अगर देखें तो पहले जो होता था कि वीकडेज में भी स्टूडेंट्स आ जाते थे, स्कूल ट्रिप्स हो जाते थे, यूनिवर्सिटी ट्रिप्स होती थी, थीसिस के लिए बच्चे आते थे। अब ये हम देख रहे हैं कि इसमें कमी हुई है। पार्किंग की भी फीस अभी 1 महीना पहले महंगी की 30 से 50 पे आई, क्योंकि जाहिर सी बात है जब एक चीज़ वो बेयर नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी रीसेंट जो विजिट हुआ है सेक्रेटरी वाइल्ड लाइफ का वहाँ पर, तो उन्होंने कहा है कि आप हमें अपना बजट दें। अच्छा, तो अगर आपको ज़रूरत है तो हम लोग आपको फंडिंग करेंगे। ठीक है। अभी ये सिर्फ वर्बली बात हुई है, अभी ये रिटन पेपर्स में नहीं आई है, लेकिन अभी ये एस्टिमेशन की जा रही है कि जू का पर मंथ खर्चा जो है वो कितना होता है, फीड्स का या जो मेडिकेशन है जानवरों की, और नए केजेस बन रहे हैं। जैसे सर ने बताया कि फिश एक्वेरियम बना तो दिया गया, लेकिन अभी वो बहुत छोटे रकबे पे, और बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं चलता कि एक्वेरियम कहाँ है, क्योंकि जब मैं भी पैकेज करने गई तो मैं वहाँ से 3 दफा घूम के आ गई कि बना कहाँ है, पता ही नहीं चला क्योंकि वो बिल्कुल छोटी सी जगह पे बनाया है। लेकिन अभी उसको भी वो कह रहे हैं कि जी हम बड़े पैमाने पे लेके जाना चाह रहे हैं। तो जाहिर सी बात है जैसे जैसे टिकटिंग बढ़ेगी, फैसिलिटीज़ भी मज़ीद आएंगी, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन अभी कोरोना ने क्योंकि काफ़ी चीज़ों को काफ़ी अफेक्ट कर दिया है, उसको रिट्राइव होने में थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा। लेकिन मज़ीद जैसे कि जानवर भी सुना था कि हम आ रहे हैं, लेकिन वो कोरोना की वजह से अभी नहीं पहुंच पा रहे हैं। अच्छा, तो ये काफ़ी कुछ देखने को आ रहा है अभी वाइल्ड लाइफ के डिपार्टमेंट में। और एज वेल अगर हम जल्लो देखें तो वहाँ पर कार सफारी चलनी थी, वो भी अभी अल्तवा का शिकार है। और वो सर से हम जानेंगे, बल्कि वो अच्छी एक तफरीह का सबब बन सकता था। तो सर इस पे कितना काम? इस पे देखें जी, काम तो हो ही रहा था, लेकिन ये जो गैप कोविड-19 ने हर चीज़ को स्टक करके रख दिया है। और आप देखें कि हम कोई 1-1.5 साल पीछे चले गए, तमाम प्रोजेक्ट्स जो हैं वो डिले हो गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि मेन रीज़न यही है, और इंशाल्लाह हम इससे जैसे ही निकलते जा रहे हैं
और चीज़ें भी आगे की तरफ चलना शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल ऐसे ही है। और सर क्या जैसे जुनैरा ने भी कहा नए जानवर भी आने का आप लोगों ने बोला था, लास्ट टाइम भी जब आप आए थे तो आपने कहा था कि नए जानवर आएंगे, लेकिन हमें नजर नहीं आए। नहीं, उसमें प्रॉब्लम ये है नहीं जी कि इंटरनेशनली भी ये प्रॉब्लम सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, पूरे दुनिया में है। आजकल जानवरों को शिफ्ट करना डिजीज़ फ्री, और इस वक्त जो हालात कोविड की वजह से आप मूवमेंट भी नहीं कर सकते, उसकी सर्टिफिकेशन हर चीज़ में एक नॉर्मल से हट के डिले हो रहा है। इस वजह से ये चीज़ें अभी तक आपको नज़र नहीं आ रही, नहीं तो इसमें हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं है। और दूसरा, जंगली हयात में माइक्रोचिप्स लगाने का भी एक मंसूबा बनाया गया था, वो कहाँ तक पहुँचा है? जी, उसमें काफ़ी हद तक इम्प्लीमेंट हो चुका है। अच्छा। जू के जानवरों को तो माइक्रोचिप्स लगा दी गई हैं, ऑलमोस्ट लग चुकी हैं। उससे क्या फ़ायदा होगा? देखिए जी, उससे आप उनका रिकॉर्ड रख सकते हैं, आपके पास उनका डाटा आ सकता है, उनका बिहेवियर आ सकता है, और वो बहुत ही फायदेमंद चीज़ें हैं। और दूसरा जुनैरा, हम देखते हैं कि अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि जब हम गर्मियों में जू का टूर करते हैं तो हमें पिंजरों में जो है ना वो जानवर नज़र नहीं आते, वो कहीं छुप कर बैठे हुए होते हैं, तो इसका मतलब सहूलियात वहाँ पर नहीं है। सहूलियात के हवाले से अगर देखें तो पिछले सालों से बेहतर इस अच्छा। चीज़ में हम ये देख रहे हैं कि इस दफ़ा वक्त से पहले कूलर्स इंस्टॉल हो गए, बर्फ़ के जो ब्लॉक्स रखे जाते थे वो रख दिए जाते हैं। लेकिन एक जब टेम्परेचर लेवल अगर आप देखें ना, क्योंकि गर्मियाँ इस दफ़ा 44 तक गई, तो ऑब्वियसली इंसान छुप के बैठ जाते हैं, तो फिर जानवरों को भी थोड़ा सा शेड चाहिए होता है। लेकिन इस लिहाज से हमने इस दफ़ा देखा कि काफ़ी हद तक ऑलरेडी तैयारियाँ इस पे काम किया गया है। हाँ, लेकिन उसके बावजूद भी हमें 2 कैंगरूज खोने पड़ गए क्योंकि हीटिंग बहुत ज़्यादा थी और स्प्रिंकलर्स नहीं चल रहे थे, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। लेकिन बाद में भी ये कहा गया कि जी वो शायद बीमार था, 6 महीने से बीमार था। लेकिन ऑब्वियसली इसमें कहीं ना कहीं निगलेक्शन भी थी और कहीं ना कहीं उनकी मोर्टेलिटी जो है वो मेडिकली भी प्रूव कर दी गई कि होगी। लेकिन गर्मी से ऑब्वियसली इस साल हमने देखा कि बहुत टर्नओवर देखने में आया, गर्मी एकदम बहुत ज़्यादा बढ़ गई। जैसे कि हमने कल रिपोर्ट भी किया कि जिस तरह से मौसम आते थे इस दफ़ा इस साल काफ़ी डिस्टर्ब्ड आ रहे हैं। जैसे सावन में बारिश बरसती थी, नहीं बरसी, तो ये जानवरों की भी नेचर पे उतना ही इफेक्ट कर रहा होता है जितना कि हमारी नेचर्स पे कर रहा होता है। और एक जानवर को भी उसी तरह से ह्यूमिडिटी लेवल जो है वो अफेक्ट कर रहा होता है। लिहाजा इस साल हमने देखा कि काफी हद तक बेहतरी आई है सहूलियात में। तो सर, किस तरह गर्मियों में खास तौर पर जानवरों के लिए क्या क्या सहूलियात जो हैं वो लाई जाती हैं ताकि गर्मी से भी उनको बचाया जा सके? देखिए जी, इनमें 2 चीज़ें मेन होती हैं। एक तो उनको वेंटिलेशन का सिस्टम, जैसे कि कूलर, पंखे, उसके बाद उनकी फीड में कुछ चेंजेस की जाती हैं। अच्छा। फीड की कुछ क्वांटिटी जो ही बहुत गर्म फीड होती है उसकी क्वांटिटी कुछ कम की जाती है, और ग्रीन फॉडर्स या आप कॉर्न कह लें, इस तरह की सब्जियों की तरफ उनको किया जाता है ताकि उनका बॉडी टेम्परेचर भी ठीक रहे। अच्छा। प्लस ये है कि उनको कूलर्स और फैंस और पानी, कुछ जानवरों को पानी की ज़रूरत होती है, उनके लिए रेगुलर पानी चेंज करना पड़ता है। तो सर, कौन सा बेस्ट टाइम है अगर गर्मियों में बात की जाए कि लोग वहाँ पर आएँ उस टाइम पर जब उनको जानवर देखने के लिए मिलेंगे? देखिए जी, जानवर तो आप सारा साल में ही देख सकते हैं, आप किसी वक्त भी आएँ जू में आपको जानवर नज़र आएंगे। लेकिन अगर गर्मियों की आप बात करें तो आप जून जुलाई काफ़ी गर्म मौसम होता है, उसमें आप आएँ और आके देखें कि जैसे जुनैरा ने कहा कि फैसिलिटीज़ पिछले 2 साल में बेहतर हुई हैं, तो आप भी जाके देख सकती हैं कि काफ़ी बेहतरी आई है। हर साल हम इम्प्रूव कर रहे हैं, हर साल इम्प्रूव कर रहे हैं और पीछे की तरफ नहीं जा रहे हैं, अल्लाह के फजल से हम आगे की तरफ जा रहे हैं। दूसरा सर, ये तो बात होगी कि जानवरों को किस तरह गर्मियों में रखा जाता है। दूसरा, लोग शिकायत करते हैं कि वहाँ पे सफाई का इंतज़ाम जो है वो सही नहीं है, बदबू वगैरह आती है। तो सफाई का किस तरह ख्याल रखा जाता है, क्या इक़दाम किए जाते हैं? सफाई के लिए जी पूरा वहाँ पर स्टाफ मौजूद है और सफाई रेगुलर बेसिस पे होती है। लेकिन ये वाइल्ड एनिमल्स हैं, इनके बॉडी में से भी स्मेल आती है और उसके अलावा भी जंगली जानवर हैं, ये चीज़ें तो होंगी। लेकिन मैक्सिमम जो स्टाफ होता है वो क्लीनिंग भी कर रहा होता है, और जो वहाँ पर विजिटर आते हैं उनको भी इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि वो वहाँ पर गंदगी ना फेंके। उनका कैसे का रवैया होता है? जो विजिटर्स आते हैं ये भी सफाई गंदगी खुद मचा के जाते हैं, जानवरों को तंग वगैरह करते हैं? जी ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये अच्छा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि बच्चे जानवरों को छेड़ना पसंद करते हैं, पटाखे ले आते हैं, वो उनके केजेस में पटाखा डाल देते हैं, और क्या कहते हैं, शॉपर जो हैं वो चिप्स खा रहे होते हैं और वो वही रैपर फेंक देते हैं खामोशी से। अगर कोई
एनिमल वो रैपर खा ले तो वो उसके मैदे में जाके लॉक हो जाता है और वो फाइनली वो जानवर चंद दिनों के बाद वो मर जाता है। तो हमें बड़ी स्ट्रिक्ट सर्वेलेंस रखनी पड़ती है कि बच्चों की इन हरकतों से हम अपने जानवरों को बचाएं। और मेरी रिक्वेस्ट है बच्चों से ख़ास करके कि जब भी वो जू में जाएं गंदगी ना मचाएं, और ख़ास करके ये रैपर्स और माइलो के डब्बे या दूध के डब्बे या प्लास्टिक की बॉटल्स जो वो फेंकते हैं जानवरों को मारते हैं, वो उनके साथ तशद्दुद ना करें। उनका वो भी क्या कहते हैं, उनको देखें, उनसे अपना शौक पूरा करें, लेकिन उनके साथ ज्यादती ना करें। उनसे ज्यादती ना करें। बच्चों के साथ साथ ये जो उनके साथ बड़े गए होते हैं, उनके वालिदैन हैं, उनको ये देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वो बच्चों को समझाएं कि अगर हम जानवर देखने जा रहे हैं तो देखना है, उन पर तशद्दुद नहीं करना। हमारे साथ बदर मुनीर साहब मौजूद थे, मेंबर हैं ZMC के, और जुनैर इलियास हमारे साथ मौजूद थी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए हैं और आपने वक्त दिया है। और जिस तरह हम बात कर रहे थे कि सस्ती तफरी जो है वो भी महंगी कर दी गई है, लेकिन कुछ दिनों में जैसे बदर साहब ने बताया है कि सहूलियात भी हमें नज़र आएंगी वहाँ पर और कुछ नए जानवर भी हमें नज़र आएंगे, तो मेरे ख्याल से अच्छा ही इनिशिएटिव है। मुझे आपने इजाज़त देनी है, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।